डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। राइट, लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। राइट, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता कहाँ पर है और किस तरह से रेगुलेट किया जाता है इंटायर ब्रीदिंग मैकेनिज्म को, इंटायर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। राइट, ठीक है। देखिए बेटा, नॉर्मल जो ब्रीदिंग है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग जो होती है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। नॉर्मल या क्वाइट ब्रीदिंग जो होती है, इट इज़ इनवॉलेंट्री प्रोसेस। कैसा है बेटा? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है? मीन्स यहाँ पर कोई वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह का हमें वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होती है। राइट, हाँ, फोर्सफुल ब्रीदिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। और जहाँ भी वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, आप जानते हैं सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। राइट, तो इन्वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है? हिंड ब्रेन के अंदर। आपने 3 पार्ट पढ़े होंगे बेटा। एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, एक दूसरा होता है हमारा पॉन्स, और तीसरा होता है दैट इज योर सेरिबेलम। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, वो कहाँ पर होता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा पर। राइट, क्लियर है जी? ठीक है, तो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ बेटा। फोर्सफुल ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर फोर्सफुल अगर आप कर रहे हैं, फोर्सफुल अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होगी हमारे पास? वॉलेंट्री प्रोसेस। और वॉलेंट्री प्रोसेस अगर बात कर रहे हैं तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज अ सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करेगा बेटा? सेरिब्रम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये रेगुलेशन जो है ब्रीदिंग का या रेस्पिरेशन का, किस तरह से कंट्रोल हो सकता है और कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरमोस्ट आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर 2 ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। एक तो होता है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल रेगुलेशन। राइट, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स 2 ही मेन रेगुलेशन होंगे। एक तो हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, जो थर्ड रेगुलेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिकल रेगुलेशन, इट इज़ ए एमरजेंसी ब्रेक। ठीक है, ये एमरजेंसी में काम करता है। ठीक है, एमरजेंसी में वर्क करेगा, जिसको हम हेरिंग ब्रेवियर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में मैकेनिकल रेगुलेशन का कोई जिक्र नहीं है। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ न्यूरॉन्स विल रेगुलेट योर एंटायर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है जी, देखिए बेटा, अब देखो यहाँ कि न्यूरल रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3 सेंटर है एक्चुअल में हिंड ब्रेन पर। 3 सेंटर है। ठीक है, हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट पर है वो? एक तो पॉन्स पर होगा और 2 मेडुला ऑब्लांगेटा पर होंगे। ठीक है, तो 3 सेंटर हमारे पास प्रेजेंट है, इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर। ठीक है, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर ये कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लांगेटा पर। ठीक है बेटा, और न्यूमोटैक्सिस सेंटर प्रेजेंट है हमारा पॉन्स पर। कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स पर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का एक और नाम भी है लिमिटिंग सेंटर, और इसको लिमिटिंग सेंटर क्यों बोला जाता है अभी हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम आप समझते होंगे शायद। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होता है कि जितने भी नर्वस सिस्टम मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन हैं या पार्ट हैं उसके, ठीक है, वो अगर एक स्टेम लाइक मैनर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं मिड ब्रेन है, ठीक है, आपका पॉन्स आ गया, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया, दे आर अलाइन इन अ स्टेम मैनर। ठीक है, एक स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, बाकी हम नर्वस सिस्टम के जब डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। राइट, देखिए बेटा, दिस इज़ अ पॉन्स, ये पॉन्स है। ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है मेडुला ऑब्लांगेटा है। पॉन्स के ऊपर आप देखिए ये जो सेंटर है दैट इज़ अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसको हम लिमिटिंग सेंटर भी कह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लिमिटिंग सेंटर नाम है ना इसका, ये लिमिट करता है, किस चीज़ को रोकेगा। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, और देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर 2 सेंटर है हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है, DRG। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और दूसरा बेटा मेरे पास BRG, जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप।
ठीक है। डोर्सल साइड में जो है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल साइड में जो है वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम इंस्पिरेटरी सेंटर भी कह देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। और नॉर्मल रिदम सेंटर भी उसको बोला जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर बेटा जो हमारा डीआरजी सेंटर है वही पार्टिसिपेट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वजह से हमको इसको क्या बोलते हैं, रिदमिक सेंटर भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, बीआरजी का नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट आता है बीआरजी का। इज दैट क्लियर? ठीक है। और इसको हम एक नाम और देते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी सेंटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज अ एक्सपायरेटरी सेंटर। क्लियर है? देखिए बेटा, यहाँ पर जो डीआरजी है, ठीक है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, डीआरसी भी कह देते हैं कई बार इसको। ठीक है, ये इम्पल्स सेंड करता है ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ऑन अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा। किसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आपको ध्यान होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, बिटवीन दी रिब्स। ठीक है, जो कि क्या करवाती हैं, जो आपके रिब्स हैं, ठीक है, उनका लेटरल अपलिफ्टमेंट करवाती हैं। ठीक है, जिससे जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ ही हमारा स्टर्नम आगे आता है, ठीक, मीन्स फॉरवर्ड और अपर डायरेक्शन में आता है। ठीक है, जिससे हमारा डोर्सल और वेंट्रल साइड का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सेम इज विद डायफ्राम। डायफ्राम में आपको पता है कि हमारे पास कौन सी मसल थी, रेडियल मसल्स। कौन सी थी बेटा, रेडियल मसल्स। ठीक है, तो ये क्या करवा रहा है, रेडियल मसल्स के अंदर और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, बट ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इन रिदमिक मैनर। क्लियर है क्या नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी वजह से इसका नाम क्या लिखा है मैंने, रिदमिक सेंटर। क्लियर है? अब अगर लगातार कंटिन्यूस वे में अगर ये अपने सिग्नल को देता रहेगा तो कंटिन्यूस क्या होता रहेगा, इनहेलेशन होता रहेगा। ठीक है ना? तो इसी वजह से उस इनहेलेशन के प्रोसेस को, ठीक है, हमें लिमिट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार ही गैसेज अगर अंदर जाती रहेंगी, ठीक है, तो ओवर इन्फ्लेशन हो जाएगा किसका, एल्वेलाई का। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो भी एक लिमिट मीन्स एक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, एक रिदमिक मैनर में ये भी क्या करता रहता है, इसको रोकता रहता है, इसको लिमिट करता रहता है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से आगे समझने वाला, ठीक है, इसको मैं और आगे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरह से ये लिमिट करता है। ठीक है, सपोज अगर हमारी हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मान लें 12 पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल मान रहे हैं 12 to 15 होती है एक एडल्ट की। ठीक है, हमने कितनी मान ली, 12 मान ली है। ठीक है, 12 पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डीआरजी सेंटर है, ये जो डीआरजी सेंटर है, ठीक है, ये 12 पर मिनट, ठीक है, मीन्स 1 मिनट में 12 बार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, 12 टाइम्स। और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन 12 टाइम्स होंगे उनके अंदर, उसके अंदर एक टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, हरी बात समझ में? अगर 12 टाइम्स करवा रहा है, ठीक है, इन 1 मिनट, तो एक टाइम ड्यूरेशन उसमें रहेगा, एक ब्रीदिंग साइकिल में कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स हर 5 सेकंड के अंदर ये सिग्नल को भेजेगा। क्लियर है क्या नहीं? हर 5 सेकंड में क्या करेगा, ये सिग्नल को भेजेगा। ठीक है, हरी बात समझ में क्या नहीं आ रही है? क्लियर है क्या नहीं है? तो 1 ब्रीथ की अगर हम यहाँ पर रेट निकालें, ठीक है, तो 60/12 कर दें, राइट, क्योंकि 60/12 मीन्स 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, 12 टाइम्स हो रहा है ना, 1 मिनट इन 12 टाइम्स, राइट। तो ड्यूरेशन कितना आ रहा है मेरे पास, 5 सेकंड आ जाएगा फॉर 1 ब्रीथ। ठीक है, और बेटा एक थंब रूल आप याद रख लें कि जो भी आपकी 1 ब्रीथ में टाइम लगता है, वॉट एवर टाइम विच टेक प्लेस इन 1 ब्रीथ, ठीक है, उसका 40% इज ऑलवेज इन इनहेलेशन। 40% किस में लगेगा बेटा, हमेशा इनहेलेशन में लगेगा। ठीक है, 40%। और 60% किस में लगने वाला है बेटा हमारा, इन एक्सहेलेशन। इज दैट क्लियर? ये एक थंब रूल आप याद रखें हमेशा। ठीक है, चाहे आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़े या घटे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहेगा कि जो आपका 1 ब्रीथ के अंदर जो टाइम आया है उसका 40% तो जाएगा आपका इनहेलेशन के अंदर और 60% जाएगा आपके एक्सहेलेशन के अंदर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अब इसको हम चेक करते हैं कि किस तरह से
किस तरह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है DRG को, ठीक है, लिमिट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक टाइम स्केल निकाला है। ठीक है, सेकंड में मैंने टाइम स्केल ले लिया है और हमें पता है कि एक ब्रीदिंग साइकिल जो है हर 5 सेकंड में हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस टाइम स्केल को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए इस 0 सेकंड पर DRG ने अपने सिग्नल सेंड की है, किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को एंड रेडियल मसल्स को, राइट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रिदमिक सेंटर है। हर 5 सेकंड के बाद देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद ये पहला सिग्नल भेजा उसने, फिर उसके बाद दूसरा सिग्नल भेजेगा। क्लियर है, क्योंकि हमारी जो साइकिल है, ब्रीदिंग साइकिल जो है हर 5 सेकंड में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर 5 सेकंड के बाद भेजेगा, फिर उसके 5 सेकंड के बाद भेजेगा, एंड सो ऑन। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, तो DRG एक कंटिन्यूस मैनर में, ठीक है, हर 5 सेकंड के बाद क्या कर रहा है, सिग्नल्स को भेज रहा है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रेगुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है क्या नहीं है? चाहे रेडियल मसल हो या EICM हो। ठीक है, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इसके अंदर भी अब इसको भी आप रिदमिक सेंटर ही मान सकते हैं। ये भी क्या करता है कि हर एक टाइम इंटरवल के बाद इस DRG को लिमिट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, इसको स्टॉप कर देता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए ये सेकंड पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर आया, ठीक है, और इसने सिग्नल भेजे कि इसको DRG को, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। क्लियर है क्या नहीं है? फॉर अ 3 सेकंड, कितने सेकंड के लिए बेटा, 3 सेकंड के लिए। जैसे देखिए ये सेकंड पर आया, ठीक है, और इसने DRG को कितने टाइम के लिए लिमिट कर दिया, 1 2 और 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये 1 सेकंड हो गया, ठीक है, ये 1 सेकंड, ठीक है, यहाँ से लेकर के 2 सेकंड, और ये हो गया हमारा 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड्स हो गए। तो 3 सेकंड तक DRG इनहेलेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता, मीन्स वो क्या हो गया, एकदम शांत पड़ गया है। ठीक है, अरे बात समझ में, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने 3 सेकंड के लिए DRG को क्या कर दिया, एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि DRG ने अपना काम बंद कर दिया ना, DRG तो अपना वही 5 सेकंड के बाद रेगुलर इंटरवल पर क्या भेजता रहेगा, सिग्नल भेजता रहेगा। लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने क्या कर दिया कि हर 2 सेकंड के बाद, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो DRG है उसको एक तरीके से इनहिबिट कर रहा है, उसको लिमिट कर रहा है फॉर 3 सेकंड। ठीक है, फिर DRG आ जाएगा, फिर 2 सेकंड के लिए ये अपना वर्क करेगा DRG, ठीक है, जिसमें वो इनहेलेशन करवाएगा। ठीक है, फिर ये 3 सेकंड के लिए फिर क्या कर देगा, ये उसको लिमिट कर देगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यह न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, DRG को लिमिट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन रिदमिक मैनर। बात क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आपकी ये ब्रीथिंग की रिदम बनती है। इज दैट क्लियर? इसी वजह से हम कहते हैं देयर विल बी 2 सेकंड इन इनहेलेशन और 3 सेकंड इन एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन किसकी वजह से हो पा रहा है बेटा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, DRG को लिमिट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन DRG ने करवाया 3 सेकंड के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाते हैं। उसमें क्या होती है, इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ योर EICM एंड रेडियल मसल्स, जिससे वो रिलैक्स करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, जिसमें DRG का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, रिलैक्स पोजीशन में आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। कई सारे बेटा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर मान लीजिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वीक सिग्नल देना स्टार्ट कर दे, तो जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, वो भी आप अभी डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है बेटा कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोवाइड दी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं इसको इधर यहाँ से इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
यहीं समझ लेते हैं। देखो इसको, पहला क्वेश्चन ये है, इफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिग्नल, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है। देखिए, तो मान लीजिए अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है तो हमारी ब्रीथिंग रेट क्या जाती है, अगर एज्यूम, ठीक है, जो ब्रीदिंग रेट है हमारी, मान लीजिए ब्रीदिंग रेट, मैं यहाँ पे ब्रीदिंग रेट को VR से लिख रहा हूँ, वो हो गई हमारी 15 पर मिनट। क्या हो गई है? 15 पर मिनट, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हुई कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखिए यहाँ पर देखो, पहले क्या कर रहा था ये, ठीक है, पहले हर 5 सेकंड के बाद दे रहा था, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है तो काफ़ी फास्ट जाएगा, मीन्स मान लीजिए 4 सेकंड हो जाएगी, ठीक है, डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए 15 मिनट हो गई है, ठीक है, तो 15 मिनट अगर 15 पर मिनट अगर मैंने मानी, ठीक है, तो इसका 40% क्या होगा? इसका 40% हो गया हमारे पास, 14% इनहेलेशन जाएगा और 60% किस में जाएगा बेटा? एक्सहेलेशन में। मैंने आपको बताया एज ए थंब रूल, ठीक है। तो 15 पर मिनट अगर माने, ठीक है, तो पर ब्रीथ मान, पहले पर ब्रीथ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 1 ब्रीथ में अगर निकालें बेटा, 1 ब्रीथ, ठीक है, तो क्या जाएगा? 16/15, तो क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड पर ब्रीथ, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड पर ब्रीथ, राइट। क्लियर है क्या? नहीं है? पहले कितना लग रहा था? 5 सेकेंड पर ब्रीथ। आ रही बात समझ में? जब 4 सेकेंड पर ब्रीथ अगर टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रीदिंग रेट बढ़ गई है अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है तो, ठीक है। और 4 सेकेंड के अंदर मैंने आपको बताया कि 40% मेरा किस में जाने वाला है? इनहेलेशन में, और 60% किस में जाने वाला है? एक्सहेलेशन में, ठीक है। तो 40% कितना हो गया? 1.6 सेकेंड, ये जाएगा मेरे पास इनहेलेशन में, और 2.4 सेकेंड मेरा किस में हो गया? एक्सहेलेशन में। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो होगा क्या, देखो यहाँ पर, अब ये बात समझिए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे 5 सेकेंड में हो रहा था ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, ये 5 सेकेंड में दे रहा है, तो अब कितने में देगा? 4 सेकेंड में देगा। किस में दे रहा है? 4 सेकेंड में दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि एक टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा था, ये रोक रहा था। जैसे मैं मान लीजिए DRG तो अपने रिदम पे काम कर रहा है, तो DRG और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अंदर 2 सेकंड का गैप आ रहा था। कितने सेकंड का आ रहा था? 2 सेकंड का। मीन्स नरेशन के लिए कितना टाइम मिल रहा था? 2 सेकंड्स मिल रहे थे, राइट। अब कितने मिलेंगे मेरे को? 1.6 सेकंड। कितने मिलने वाले हैं यहाँ पर? 1.6 सेकंड। पूरा क्लियर है क्या नहीं? ठीक है। और रिमेनिंग टाइम मेरा किसके लिए रहेगा? एक्सहेलेशन के लिए रहेगा। पहले कितना मिल रहा था मेरे को एक्सहेलेशन के लिए? 3 सेकंड मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे बेटा? 3 सेकंड। ठीक है, अभी 3 सेकंड ना मिल करके कितने मिल रहे हैं मेरे को? 2.4 सेकंड। लोग क्लियर है क्या? ठीक है, मीन्स जो इनहेलेशन में जो मेरा टाइम लग रहा है, ठीक है, अब पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो प्रीवियस कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन थी, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया है? कम हो गया है। सेम एक्सहेलेशन का टाइम भी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ गई है। इज दैट क्लियर है क्या? नहीं है? तो इससे हो क्या रहा है? ऑफकोर्स इससे हुआ क्या, अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजे तो जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, वो तो इंक्रीज हुई, ठीक है, बट जो इनहेलेशन का प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, जिसके लिए हमें 2 सेकंड चाहिए नॉर्मल इनहेलेशन के लिए, ठीक है, अब उसमें टाइम कितना मिल रहा है मेरे को? 1.6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? पहले कितना मिल रहा था? 2 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? तो इस केस में हो क्या रहा है कि जो हमारी एल्विलाई हैं, हमारे लंग्स हैं, उनको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है जिससे कि वो फिल्डअप हो जाएं, प्रॉपर तरीके से वो सैचुरेट हो जाएं, ठीक है। ब्रीदिंग की रेट ऑफकोर्स बढ़ गई है, लेकिन एल्विलाई को उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है जिससे कि क्या हो जाए, उनकी फिलिंग प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा? इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ
एल्विलाई, क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। क्या कह रहे हैं हम? शैलो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसी हो गई? शैलो। तो ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मीन्स जब रिमोट ट्रैक सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, देखिए ऑफकोर्स जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन घटा है, ठीक है, पर साइकिल ड्यूरेशन घटा है, क्लियर क्या नहीं है? और पर साइकिल ड्यूरेशन घटा है तो ऑफकोर्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए ड्यूरेशन होगा वो भी घटेगा। तो जो एल्विलाई है उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है फिल्ड अप होने के लिए, तो ब्रीदिंग कैसी हो गई हमारी? शैलो। क्लियर है क्या नहीं है? नेक्स्ट दूसरा केस आता है, अगर मैं इसी को ही अगर चेंज कर दें हम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, वीक सिग्नल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग की जगह क्या कर लिया बेटा मैंने? वीक सिग्नल ले लिया, ठीक है, वीक सिग्नल ले लिया, ठीक है। वीक सिग्नल में मैंने मान लिया ये 10 पर मिनट हो गया। कितना हो गया? 10 पर मिनट हो गया। तो देखिए बेटा, अब 10 पर मिनट हो गया तो एक ब्रीथ में कितना टाइम लगने वाला है? 6 सेकेंड। कितना लगेगा बेटा? 6 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या नहीं है? कितना टाइम लगने वाला है बेटा? 6 सेकेंड पर ब्रीथ, ठीक है। नॉर्मल कितना लगता है? 5 सेकेंड। मीन्स यहाँ पर जो ब्रीदिंग की रेट है वो तो घट गई है, क्योंकि कितना हो गया है? 10 पर मिनट हो गया है। तो ऑफकोर्स जो ब्रीदिंग की साइकिल के अंदर जो टाइम लगेगा, वन ब्रीथ साइकिल के अंदर जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? 40% निकालूँ मैं इसका, 2.4 सेकेंड, 2.4 सेकेंड तो मेरे किस में लग रहे हैं बेटा? इनहेलेशन में, ठीक है ना। और 3.6 सेकेंड मेरे लग रहे हैं किस में? एक्सहेलेशन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब इनहेलेशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। लास्ट कंडीशन में क्या था कि हमने क्या लिया था यहाँ पर? 15 पर मिनट था, ठीक है, और 4 सेकेंड था, और 4 सेकेंड का 40% आ रहा था 1.6 सेकेंड, ठीक है। तो 1.6 सेकेंड के अंदर हम एल्विलाई को फिलअप कर रहे थे, अब हम 2.4 सेकेंड लगा रहे हैं एल्विलाई को फिलअप करने के लिए। क्लियर है क्या नहीं है? तो जब 2.4 सेकेंड हम एल्विलाई को फिलअप करने के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पर एल्विलाई को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है फिलअप होने के लिए, तो ब्रीदिंग कैसी होगी हमारी? डीप। तो हम इस ब्रीदिंग को क्या कहेंगे? डीप ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं हम? डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग। बोलो क्लियर है क्या नहीं है? और ब्रीदिंग रेट जो है हमारी क्या हो गई है? घट गई है, डिक्रीज, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े कंसेप्चुअल हैं बच्चों, और यहीं से निकल करके आए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आएगा, राइट। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको लगता है, ठीक है, आपके बेनिफिट की वीडियोज़ हैं, आपके काम की वीडियोज़ हैं, ठीक है, और आपके कोई कोलीग वगैरह हैं तो प्लीज़ उन तक भी ये मैसेज फॉरवर्ड करें, ये वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें, ठीक है। कल की क्लास में बेटा डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन एंड मैकेनिकल रेगुलेशन। थैंक यू।